Hello, dear students. Today we are still continuing with a book of essays and stories, and we are going to start with the 11th chapter of the book. The name of the chapter is The Judgment Seat of Vikramaditya, and it has been written by Sister Nivedita. So let us get right into the chapter. The judgment seat of Vikramaditya. What does it mean? Judgment seat होती है सिंहासन, ठीक है? And Vikramaditya was a great king. Now Vikramaditya became the king of Malwa in the year 57 before Christ. मतलब 57 BC में विक्रमादित्य आए थे. We will read about the background later. For now, let us concentrate on the story. He is so strong, true, and gentle that men of his own age almost worshipped him. Underline. So these were some very strong qualities of the king. He was strong, true, gentle. Strong तो था ही लेकिन just भी था, true भी था, and gentle था. ज़्यादातर kings are very harsh, ठीक है, cruel, but he was gentle. इतना that उसकी खुद की उम्र के लोग भी उसकी पूजा करते थे, उसको worship करते थे. Respected him. It is said of him that he was the greatest judge in the Indian history. Please underline. He was the greatest judge. Means कोई judgment करनी हो, किसी तरह का इंसाफ करना होता था, so he was considered to be the best person to go to. So later in time in India, when any judge pronounced sentence with great skill, it would be said of him, he must have sat in the judgment seat of Vikramaditya. तो बाद में जब कोर्ट कचहरी में भी कोई जज अच्छा कुछ किसी को सेंटेंस देता था, मतलब सही जजमेंट करता था, ग्रेट स्किल्स के साथ अच्छे से किसी जज को केस को स्टडी करता था, तो उसकी भी तारीफ कैसे करते थे, ये पक्का जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पे बैठा होगा, तभी इसने इतना अच्छा जजमेंट किया. मतलब याद रखते थे लोग, अभी तक मिसाल देते थे विक्रमादित्य की. एंड दिस वॉज द हैबिट ऑफ स्पीच ऑफ द होल कंट्री. तो सारे देश में ऐसे ही होता था, इतना फेमस था वो किंग विक्रमादित्य. Yet in Ujjain itself, the common people forgot that the heaped up ruins a few miles away had been his palace, and only the wise men who lived in the king's court remembered. लेकिन खुद जो उज्जैन नगरी थी जहाँ पे उसकी क्या बोलते हैं, किंग का जो पैलेस था, ठीक है, जहाँ पे वो रहा करता था, जहाँ पे उसका राज्य था, वही उज्जैन के लोग ही भूल गए कि कुछ ही दूर, शहर से कुछ ही दूर, जो ये हीप क्या होता है, ढेर, ये जो मलबे के ढेर लगे हुए हैं, रुइंस मतलब मलबा, जो उसके महल के मलबे के ढेर लगे हुए हैं, वो उसके पैलेस के थे. एंड कुछ जो लोग उसके दरबार में काम करते थे, ठीक है, वही बूढ़े हो गए हैं, वही याद है उनको कुछ थोड़ा बहुत, अदरवाइज दे हैव इग्नोर्ड दिस रुइन, बिल्कुल भूल गए जो उज्जैन के खुद के लोग. ऐसा होता है यूजुअली, हम अपनी ही जो अच्छी जगह हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको भूल जाते हैं. तो ऐसा ही हुआ विक्रमादित्य के राज्य के साथ भी. Now the story I am about to tell, says Sister Nivedita, it happened long ago. Long ago. There had been time for the old palace and fortress of Ujjain to fall into ruins and for the sand to be heaped up over them. तो काफी टाइम लगा कि ये महल जो है वो गिर जाएं, ठीक है, उनके जो फोर्ट्रेस मतलब किला, जो महल थे, जो किले थे, वो गिर जाएं, एंड उनकी दीवारों और उनके मलबे के ऊपर रेत, मिट्टी, डर्ट जो है वो इकट्ठी हो जाए, हीप हो जाए, ढेर लग जाए, तो सब कुछ उसके नीचे दफन हो जाए, कवर हो जाए. द कवरिंग द ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, बिट्स ऑफ वॉल, तो थोड़ा सा बाहर दिखता है उसका उसकी दीवारें वगैरह, जो भी उसका मलबा बचा है, बाकी जमीन में धस गया है टाइम के साथ साथ, ठीक है ना. देयर हैड बीन टाइम टू फॉर द पीपल टू फॉरगेट, sorry, I'll skip to one line.
covering the blocks of stone, bits of old wall, often with grass and dust and even trees. तो इतना टाइम हो गया था कि अभी उस पे घास भी उगाई थी, कहीं कहीं पे तो पेड़ भी उगाए थे वहां पे. इट टेक्स टाइम फॉर अ ट्री टू ग्रो. ठीक है, तो मतलब इतना टाइम लगा था लोगों को भूलने में. कोई अभी ध्यान नहीं देता था कि यहाँ पे क्या है, कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस थी एंड ऑल दैट. Now, in those days, the people of the villages, as they still do, used to send their cows to the wild land to graze. तो अपने काउज को, अपने कैटल को ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए वो ऐसे वाइल्ड लैंड में, जो ऐसी जगह है वहां पे खुली जगह में भेजते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग दे वुड गो early in the morning they would go in the care of shepherds and not return till evening closed on dusk. तो अपनी कैटल को भेज देते थे शेफर्ड्स के साथ. शेफर्ड क्या होते हैं? चरवाहे, जो पशुओं को चरवाते हैं. ठीक है, तो शाम तक वो वापस नहीं आते थे. डस्क, डस्क क्या होता है? सनसेट. तो सूरज ढलने तक आते नहीं थे. So this was the routine of the shepherd boys. In the long days on the pastures, the shepherd boys had plenty of time for fun. अब पशु जो है, कैटल है, वो तो चरते रहेंगे. अब वो जो शेफर्ड बॉयज होते थे उनके पास बड़ा टाइम होता था खेल कूद करने का, है ना. नाउ वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड. तो वहीं पे उनको खेल का मैदान मिला एक दिन, जब वो पशु चर रहे थे. ओ हाउ ओ हाउ डिलाइट इट वाज, व्हाट अ डिलाइट इट वाज. तो कितना मजा आ रहा था उनको खेलने में वहां पे. द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन. तो क्यों अनइवन क्यों है? क्योंकि नीचे अभी भी मलबा है. ठीक है ना, तो अनइवन जगह थी वहां पे. एंड हियर एंड देयर एट द एंड ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट. तो इधर उधर, यहाँ पे भी वहां पे भी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे कोई पत्थर जो है वो पीप आउट. पीप क्या होता है? पीप होता है झांकना. तो मतलब ऐसा लगता था कि जमीन से कोई पत्थर झांक रहा है. मतलब आधा, आधे से ज्यादा दबा हुआ है मिट्टी में, थोड़ा बहुत उसका कॉर्नर जो है वो पीप आउट कर रहा है, निकल रहा है बाहर. Many of these stones were beautifully carved, क्योंकि ये महलों की दीवारों, किलों की दीवारों वगैरह की मलबा था, लेफ्ट ओवर था. तो इस पे बहुत सुंदर कार्विंग थी, तराशे हुए पत्थर थे ये सारे. एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दिस वेस्ट there was a green mound underlined looking like a judge's seat. तो एक ग्रीन कलर का माउंड था. माउंड क्या होता है? माउंड होता है ऐसे उभरी सी जगह. ठीक है, तो कुछ उभरा हुआ था ग्रीन कलर का, ऐसा लग रहा था कि कोई एक चेयर सी है. वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, एटलीस्ट किसी एक लड़के को तो लगा कि ये कोई सीट है, कोई चेयर वगैरह है. तो उसने क्या किया? he ran forward with the whoop and seated himself on it. भाग के जाके वो, वूप मीन्स फटाक से जाके वहां पे जंप मार के उस पे बैठ गया, उसको एक सीट की तरह बैठ गया उस पे. एंड सेड, बॉयज आई विल जज एंड यू कैन ऑल ब्रिंग केसेस बिफोर मी एंड वी विल हैव ट्रायल्स. कहते चलो अब जज जज खेलते हैं. ठीक है, मैं जज बनूंगा और तुम लोग अपने केसेस मेरे पास लेके आना, जो भी प्रॉब्लम्स है, और फिर हम ट्रायल करेंगे, मतलब केस चलेगा मेरे दरबार में. Now, then he straightened his face, underline थोड़ा सा पढ़ेंगे, one more para. Now he straightened his face and became very grave to act the part of judge. तब वो एक्टिंग करने लगा जज बनने के लिए, बड़ा उसने सीरियस सा, ग्रेव मतलब सीरियस फेस बना लिया. एंड started acting like a judge. The others saw the fun at once. तो बाकी बच्चों ने देखा, अरे ये तो बड़ी मजेदार गेम लग रही है, और फटाफट से तैयार हो गए. Whispering amongst themselves quickly made up some quarrel. तो फटाफट उन्होंने कोई ऐसी quarrel, कोई ऐसी fight imaginary सोच ली और appeared before him. तो उसके सामने पेश हो गए और बोले, May your worship be pleased to settle between my neighbor and me, which is in the right. तो हम दोनों के बीच प्लीज कृपया न्याय कर दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है, मेरे और मेरे ये पड़ोसी के बीच में. Then they seated the case. उन्होंने केस सारा उसके सामने रखा. One saying a certain field was his. एक ने बोला कि ये खेत तो मेरा है, और दूसरे ने बोला no, ये तो मेरा है, and so on. तो ऐसे ही imaginary case बता दिया. But now a strange thing made itself felt. एकदम से अचानक से कोई अजीब सी चीज हुई. क्या हुआ?
When the judge had sat down on the mound, अब वो जो चरवाहा था, वो जब वो उस सीट पे बैठा, he was just a common shepherd boy. But when he heard the question, even the eyes of the frolicsome boys, he seemed very different, quite different. तो जब वो सवाल सुन रहा था उन लड़कों के, इमेजिनरी लड़ाइयाँ सुन रहा था, उनकी फाइट सुन रहा था, तो वो जो फ्रॉलिक्सम बॉयज भी थे ना, फ्रॉलिक्सम मीन्स खेल कूद कर रहे, इंजॉय कर रहे, फन लविंग बॉयज थे जो कि झूठ मूठ का केस सुना रहे थे, इवन उनको भी वो लड़का जो सीट पे बैठा था बड़ा अलग सा लगा. He was now full of gravity underlined. Instead of answering in fun, he took the case seriously and gave an answer which, in that particular case, was perhaps the wisest that man had ever heard. तो उसने वो जो लड़का था जो सीट पे बैठा था, ही वॉज नाउ फुल ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी मीन्स ग्रेव हो गया था, बहुत सीरियस हो गया था. इतना सीरियस हो गया था कि मजाक मजाक में बच्चों की तरह जवाब देने की बजाय उसने केस को बहुत सीरियसली लिया. हालांकि केस इमेजिनरी था, झूठ मूठ का बना हुआ था बच्चों की द्वारा, बट उसने बहुत सीरियस आंसर दिया, और ऐसा आंसर दिया जो कि वाइजेस्ट आंसर था. मतलब इससे बेटर जजमेंट हो ही नहीं सकती थी. नाउ एवरीवन वाज स्टन्ड, सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया. वो बच्चे भी हैरान हो गए. Now I think we should stop here and we will cover. There is this turning point. थोड़ा suspense है, so we will cover the next portion in the next class. ठीक है बेटा, समझ आया?